हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही प्यारे सेशन में जो कि न्यूमेरिकल्स प्लस फॉर्मूले का सेशन है। और ये है आपका चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशंस। तो 12th स्टैंडर्ड में ऑसिलेशन चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन मैं उनसे ये कह दूं कि ये वाला लेक्चर देखने के बाद आप ऑसिलेशंस के न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत ही डिटेल में समझाए जाएंगे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स का वेटेज बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसा समझ लीजिए कि 30 से 40% मार्क्स आपके फिजिक्स के पेपर में न्यूमेरिकल्स पे ही होते हैं। तो मैं सभी को ये कह दूं कि प्लीज़ न्यूमेरिकल्स को इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स को इग्नोर करके कभी भी आपके फिजिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। तो यहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं और बहुत सारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं। तो इस सेशन में स्टार्ट से एंड तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए। हम लोग जो है सारे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले, इस द्रोणा बैच में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। तो जैसे कि आप लोग जब यूट्यूब पे आते हैं और आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग प्रोफेसर ऑफ साइंस टाइप कर सकते हैं सर्च बार में। तो आपके सामने ऐसा चैनल खुल जाएगा और इस तरीके का आपको लोगो दिखेगा। वैसे सेम नाम से, प्रोफेसर ऑफ साइंस नाम से, मैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे हूँ। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे वो डीएम कर सकता है, मैसेज कर सकता है। दूसरी बात ये कि इसी सिंबल को आप, मतलब इसी लोगो को आप ध्यान में रखिए और आप प्ले स्टोर पे जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे। तो गूगल प्ले स्टोर पे आपको प्रोफेसर ऑफ साइंस नाम की ऐप मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री है। और उस ऐप के ऊपर मैं आगे जाके बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स और पूरे 12th स्टैंडर्ड के हर चैप्टर के इजी नोट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और वो भी फ्री में शेयर करने वाला हूं। तो प्लीज उस ऐप को आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो सेम नाम से प्रोफेसर ऑफ साइंस और ऐसा लोगो आपको वहां पे दिख जाएगा। तो आप जब इस चैनल पे आते हैं, प्रोफेसर ऑफ साइंस चैनल पे, तो यहाँ पे आपको जाना है प्लेलिस्ट में। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको द्रोणा बैच तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये MSTCT का ब्रह्मास्त्र बैच भी मिलेगा। अब ब्रह्मास्त्र 2.0 मैं लॉन्च करने वाला हूँ आगे जाके, वो दिसंबर के आसपास या फिर आगे देखते हैं। मतलब देखो अभी तो पहले क्या बोर्ड्स पे पूरा ध्यान देना है, लेकिन उसके बाद दिसंबर के आगे पीछे हम लोग MSTCT का भी एक बैच लॉन्च करेंगे जो कि फ्री बैच रहेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और फिर उसके अलावा जो है आपका यहाँ पे सारी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा प्रैक्टिकल करवाया हुआ है। आप लोग के 12th स्टैंडर्ड में अगर आप लोग ने कॉलेज अटेंड नहीं किया है और आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है तो आप यहाँ से देखेंगे, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। तो प्रैक्टिकल्स भी हैं, प्रैक्टिकल की ये प्लेलिस्ट है और प्रैक्टिकल की एक्टिविटीज की ये प्लेलिस्ट है। तो आई होप कि आपको ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन समझ में आया है। तो अब आप लोग सिर्फ जाके जो है मेरी ऐप उसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह पर बहुत सारी लिंक दी हुई हैं। तो उसमें आपको अलग अलग चीजें जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको लॉग कैसे निकालते हैं वो सीखना है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉग, एंटी लॉग, स्क्वायर रूट, रेसिप्रोकल, साइन, कॉस, टैन, ये सारी चीजें निकालना मैंने सिखाया है बहुत ही इजी वे में। तो उसकी भी प्लेलिस्ट है जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स बाय प्रोफेसर भैया। तो उस प्लेलिस्ट को भी आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। तो यहां पर जो है हम लोग बस अब इंट्रोडक्शन खत्म करके आगे बढ़ते हैं। सो विल जस्ट स्टॉप दिस इंट्रोडक्शन एंड आगे बढ़ेंगे हमारे प्रॉपर लेसन की ओर। तो हमारा जो लेसन है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो ये तो सारी जानकारी मैं आपको पहले दे चुका हूं, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेसन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो ये आया हमारा पहला स्लाइड। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आप कैसे पता करेंगे कि कहीं पर एक ऑसिलेशन हो रहा है, SHM हो रहा है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है और ऑसिलेशंस हो रहे हैं, इस बात का आपको पता कैसे चलेगा। तो बेसिकली अगर कोई चीज ऑसिलेट करती है तो उसके लिए चाहिए होता है रीस्टोरिंग फोर्स। इसको याद रखेंगे कि रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग टॉर्क होना जरूरी है। तो कोई चीज अगर ऐसे चल रही है तो रीस्टोरिंग फोर्स रहेगा, और कोई चीज ऐसे ऐसे घूम रही है, बार बार घूम रही है, तो उसके लिए रीस्टोरिंग टॉर्क रहेगा। जैसे कि अगर आपने एक डिस्क लिया, उसको एक तार से बांध दिया और उस तार को मरोड़ दिया, डिस्क पकड़ के तार को मरोड़ दिया और छोड़ दिया, तो डिस्क ऐसे ऐसे हिलती है, ऐसे ऐसे हिलती है। तो ये हो गए आपके लीनियर ऑसिलेशंस, ये हो गए आपके टॉर्शनल ऑसिलेशंस, रोटेशनल ऑसिलेशंस, ठीक है। तो अब इन दोनों का पता आप कैसे करेंगे? तो आपको कहीं भी अगर फॉर्मूले में ऐसा कुछ नजर आए
कि f इज इक्वल्स टू कहीं पे माइनस हो, फिर कुछ भी चीज लिखी हो और x लिखा हो, तो ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें ऑसिलेशन जरूर हो रहा होगा। सो f दिखेगा, इक्वल टू के बाद एक माइनस साइन दिखेगा और x दिखेगा, बीच में कुछ भी लिखा हो आप टेंशन मत लीजिए, वो कुछ भी जो लिखा होता है ना, वो भले कुछ भी हो लेकिन उसको हम फाइनली ओमेगा स्क्वायर ही कहते हैं। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ही कहते हैं, ओ सॉरी के ही के एक्स ही कहते हैं। क्या कहते हैं? के एक्स। और वैसे ही अगर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला दिया हो, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, और उसमें यहां पे माइनस हो, यहां पे एक्स हो, तो यहां पे कुछ भी लिखा हो आप टेंशन मत लीजिए, ये जरूर ऑसिलेशन ही है, और यहां पे जो कुछ भी लिखा होगा वो होगा ओमेगा स्क्वायर। सो अगर एफ है, माइनस है और एक्स है तो भी ऑसिलेशन है, ए है, माइनस और एक्स है तो भी ऑसिलेशन है, तो एफ रहेगा तो के आएगा, ए रहेगा तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो ये तो आपका हो गया लीनियर ऑसिलेशन, सीधा सीधा वाला ऑसिलेशन के कोई चीज आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कर रही है, लेकिन कोई चीज अगर गोल गोल घूम रही है तो उसका क्या, तो फोर्स के बदले आ जाता है टॉर्क, और जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स है उसके बदले आ जाएगा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे आ जाएगा माइनस आपका सी थीटा। तो इसके लिए एफ के लिए हम लोग ने के यूज किया, टॉर्क के लिए हम लोग सी यूज करते हैं, बट आप के भी लिखेंगे तो कुछ गलत नहीं है। ठीक है, नाम में क्या रखे। वैसे ही आपको यहां पर दिखाई देगा अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको अल्फा नजर आए, आपको थीटा नजर आए, माइनस नजर आए, तो बीच में जो भी है वो है ओमेगा स्क्वायर, और ये एंगुलर ऑसिलेशंस है। ठीक है, एंगुलर एसिस्टेम है। तो आई होप कि आपको ये बेसिक सी बात यहां पे समझ में आ गई है। तो इसको मैं यहां पे बॉक्स में डाल के रख देता हूं ताकि कोई टेंशन आपको ना रहे, आप इसको बहुत आसानी से याद कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर भी वही बात लिखी हुई है कि एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स का मतलब होता है ऑसिलेशंस। ठीक है, और फिर क्या, हाँ, ये इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो उसको याद रखिए कि आपको अगर कोई पूछे व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो बहुत ही सिंपल सा होता है, एक्स का डबल डेरिवेटिव लेना है। एक्स का डबल डेरिवेटिव, डबल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि d2 लिखा हुआ है, सो बाई dt स्क्वायर, सो डबल डेरिवेटिव लेना है और इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखना है। यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। इसको भी हमेशा हमेशा के लिए याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी काम आता है। तो चलिए अब देखिए, यहां पर कुछ चीज दी हुई है और हम लोग इसका ये न्यूमेरिकल को इससे सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हमने देख लिया, तो आइए इस फॉर्मूले से अब हम लोग चीजों को सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज d2x by dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 36x। सो माइनस 36x दिया हुआ है, तो वो जो 36 लिखा है वो क्या होगा, जब आप कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखिए, जब आप कंपेयर करेंगे तो बेसिकली वो जो 36 है वो ओमेगा की वैल्यू है। वो किसकी वैल्यू है? ओमेगा की वैल्यू है। तो यहां पर मैं इसका सोल्यूशन डायरेक्टली यहां लिख देता हूं, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखिएगा। तो जो ओमेगा स्क्वायर है उसकी वैल्यू है 36, जिससे कि पता चल रहा है कि ओमेगा की वैल्यू है 6। अरे भैया, दोनों बाजू स्क्वायर रूट लोगे ना, तो दोनों बाजू जब स्क्वायर रूट लोगे तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 होता है, करेक्ट। और फिर इन लोग ने बोला कि इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो और पीरियड निकालो। अब ये जो ओमेगा है ना, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या बोलते हैं? ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अरे जिसने एक वर्ड भी अभी तक नहीं पढ़ा है प्रॉब्लम्स का, उसे भी सारी चीजें समझ में आएंगी, खाली रटना ही तो है। एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अरे भैया, इतना भी नहीं रटेंगे तो पास कैसे होंगे एग्जाम में? तो प्लीज 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 इसको याद कर लीजिए। सो ओमेगा जो है 6 है, और इसे हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसका जो फॉर्मूला है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, वो मैं यहां लिखे देता हूं। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल्स टू या तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, जहां पे टी है टाइम पीरियड, या फिर 2 पाई न्यू न्यू न्यू, इसको ऐसा न्यू बोलते हैं लेकिन इसकी स्पेलिंग है NU, न्यू। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। एनीवे तो न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में इस तरीके से फॉर्मूला लिखा जाता है। तो अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहां पे दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, विच गिव्स मी 6 इक्वल्स टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। अरे भैया, ओमेगा की वैल्यू है 6 और ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई न्यू, तो 6 इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। सो यहां से न्यू की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 6 बाई 2 पाई, यानी कि 3 बाई पाई। दैट इज द आंसर। अच्छा, कभी भी फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, कौन बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में? फ्रीक्वेंसी का क्या यूनिट है? चलो मैं नहीं बता रहा हूं, आप लोग बताओ। बहुत ही बचकाना यूनिट है और साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, ठीक है।
फटाफट बताइए 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 कमेंट में, कमान कमान कमान। सो 3/π बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इस बच्चे ने बिल्कुल सही कहा, इट इज हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। सो 3/π हर्ट्ज। ये यूनिट्स आप अगर नहीं लिखोगे ना मार्क्स काट सकते हैं, ठीक है। किसी टीचर ने ध्यान दे दिया कि यूनिट नहीं है तो मार्क्स काट देंगे। ओके, तो प्लीज यूनिट्स लिखना जरूरी है। चलो ये तो फ्रीक्वेंसी हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से, ज्यादा दिमाग ना भी चलाएं, तो 2π इधर भी है, 2π इधर भी है। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का उल्टा है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का उल्टा है, तो टेंशन की बात ही नहीं है। तो अब आपको क्या निकालने बोला है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा है, यानी कि 1/3/π, यानी कि π/3 सेकेंड। दैट्स इट। सो π/3 सेकेंड। अरे भैया टाइम रहेगा तो उसका यूनिट सेकंड रहेगा ना, और यहाँ पे 1/3/π था। 3/π कहां से लिया मैंने? क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई थी 3/π, तो उसको उल्टा कर दो। अरे उल्टा कर दो ना, ऊपर ले जाओ उस पाई को। सो π/3। दैट्स इट, दैट्स इट। दैट वाज डैम इजी। बहुत ही बचकाना सवाल था और 2 मार्क्स के लिए था। जस्ट इमेजिन कीजिए बोर्ड्स में 2 मार्क्स आपको ऐसे फ्री में मिल रहे हैं, ठीक है। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो यहां पर जो है वही सारी बातें जो मैंने आपको बताई थी, a = -ω²x, वो भी लिखी है। अच्छा, एडिशनल फॉर्मूले लिखे हैं कि भैया अगर कोई चीज यहां से वहां चल रही है तो उसकी स्पीड कैसे बदलती है। तो स्पीड का फॉर्मूला है v = ±ω√(a²-x²), तो इसको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा x का खुद का वैल्यू है a sin ωt+5, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना होंगी। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर इनका मतलब तो समझा दो। तो ये जो ओमेगा है बेटा, और ये जो x को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पोजीशन, इंस्टेंटेनियस पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट इस चीज का नाम है। थोड़ा राइटिंग गंदी हो गई है, टेंशन मत लेना, अच्छे से लिख दूं क्या? ओके, इंस्टेंटेनियस पोजीशन या इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ओके, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है। ए क्या है? इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। एम्पलीट्यूड तो कितनी दूर तक एसएचएम हो रहा है। तो अगर मान लो कि एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है जो दीवार से बंधी हुई है, ये है स्प्रिंग। तो इस स्प्रिंग के साथ एक बॉल जुड़ा हुआ है, बॉल जिसका मास है m। तो बॉल शुरुआत में कहां था? बॉल शुरुआत में यहां था। कहां? यहां। तो बॉल जो है यहां है शुरुआत में, लेकिन इस स्प्रिंग को मैंने खींच दिया, स्प्रिंग खिंच गई, बॉल आगे चला गया। तो बॉल को मैं यहां तक लेके चला गया, लेट से। तो लेट से कि बॉल जो है यहां आ गया है। अब इस बॉल को जब मैं छोड़ूंगा तो ये बॉल क्या करेगा? यहां से यहां, यहां से यहां ऐसा हिलता रहेगा। अरे ये बॉल कहां से कहां जाएगा? एक तो यहां से यहां हिलेगा और यहां से यहां हिलेगा, तो बॉल ऐसे हिलता रहेगा, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम लंबाई है ना, मैक्सिमम लंबाई, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये चीज एम्पलीट्यूड है, यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। वैसे सारी बातें मैंने वन शॉट में बहुत ही डिटेल में अपना दिया हुआ है, तो प्लीज मेरा वन शॉट देख लीजिए। मेरे जो वन शॉट हैं 100% सभी को समझ में आएंगे। तो चाहे आप ना नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेडबल की कर रहे हो, चाहे आप सीडी कर रहे हो, आपको वन शॉट देखना ही चाहिए। पूरा का पूरा सिलेबस आप सिर्फ 30 दिन के अंदर फिजिक्स का पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं सिर्फ वो वन शॉट देखिए। सो प्लीज डू वॉच दोज वन शॉट्स, ठीक है। तो उन वन शॉट्स को आपको देखना ही देखना है। चलिए एनीवे, तो यहां पर जो है आपका ये बॉल ऐसे हिलता है, तो सबसे दूर कितना हिल रहा है वो है ए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मतलब कितना दूर हिल जा सकता है वो, उसको बोलते हैं ए, एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड। अच्छा, अब यहां पे ओमेगा जो है सब लोग जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये जो फाई है इसे हम बोलते हैं इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल फेज, या फिर इसे प्यार से इपॉक भी कहते हैं, इपॉक, ठीक है, इपॉक। तो इस तरीके से है, और एक्स तो है ही इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये सब एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी आप लोग अब याद कर लीजिए। इन लोग बोल रहे हैं कि कितनी दूरी पर, कहां पर, मीन पोजीशन से कहां पर पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम स्पीड का आधा होगी। पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम स्पीड का आधा होगी, ठीक है। तो उनको क्या चाहिए कि जो स्पीड की वैल्यू है वो हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए। सो v = हाफ ऑफ v max। अरे बेटा करता है ना, अरे सगळ्यांना समझ में आ रहा है बेटा? अरे बेटा तुमको समझ में आ रहा है बच्चा? अरे हाँ रे, पीछे मत देखो, तुम्हारे से बात कर रहा हूं। तो बेटा तुमको समझ में आ रहा है? अरे इन लोग क्या बोल रहे हैं? कौन सी लोकेशन पे स्पीड की वैल्यू मैक्सिमम स्पीड का आधा है? अच्छा, अब स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू क्या है पहले वो निकाल लो, और नॉर्मल स्पीड की वैल्यू क्या है वो निकाल लो। तो सुनो ध्यान से, नॉर्मल स्पीड जो है, सॉल्व कर रहा हूं, डिफरेंट कलर ले लेता हूं। सो नॉर्मल स्पीड जो है, ध्यान से देखिएगा। सो नॉर्मल स्पीड जो है उसका फॉर्मूला क्या है? √ओमेगा √a² - x²। क्या है? ओमेगा √a² - x²। भाई यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो स्पीड की वैल्यू है ओमेगा √a² - x²। तो ये हो गई नॉर्मल स्पीड, इक्वल टू ये होना चाहिए हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। अब आप बोलेंगे सर मैक्सिमम स्पीड कहां पे होती है?
तो मुझे आप खुद अकल से ये बताओ कि मैक्सिमम स्पीड कहां रहेगी। अगर मैंने इस बॉल को पकड़ के ऐसा इधर खींचा और छोड़ा, इस बॉल को पकड़ के इधर खींचा और छोड़ा, तो ये बॉल ऐसे ऐसे हिलेगा ना, अरे बॉल ऐसे हिलेगा ना, तो ये वहां जाके तो रुक रहा है, वहां जाके रुक रहा है, फिर वापस आ रहा है, तो सबसे फास्ट ये बीच में रहता है, सबसे फास्ट बीच में रहता है, फिर आगे बढ़ जाता है, स्लो हो जाता है, रुक जाता है, फिर फास्ट हो जाता है, फिर आगे बढ़ जाता है, रुक जाता है। तो यहां पे सबसे फास्ट रहता है कहां पर, मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन का मतलब है x इक्वल टू 0। सो मीन पोजीशन का मतलब है x इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0 पर स्पीड मैक्सिमम रहती है, x इक्वल टू 0 पर। तो इसका ये मतलब है कि यहां पे मैं लिख सकता हूं v max की जगह पे ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर। और x स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो -0, वो तो कोई वैल्यू ही नहीं हुई ना, उसको भगा दो, वो तो कोई वैल्यू ही नहीं हुई, इसको भगा दो। सो ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर। अरे करता है कि ना, अरे सगले अन्ना, अरे अकल के पुतलो, उन लोगों ने क्वेश्चन में दिया है कि कौन सी जगह पर, कौन सी जगह पर, अच्छा कौन सी जगह छोड़ दो, क्या लिखा है, उसकी जो स्पीड है, पार्टिकल की स्पीड है हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड है। अरे पार्टिकल की स्पीड हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड, तो भैया पार्टिकल की स्पीड हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड, पार्टिकल की स्पीड हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। अरे कितना बचकाना है। सो पार्टिकल की स्पीड हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड है, ये बात याद रखना, मैक्सिमम स्पीड का आधा है, पार्टिकल की स्पीड हाफ ऑफ मैक्सिमम है। सो पार्टिकल की स्पीड है हाफ ऑफ मैक्सिमम। अब स्पीड होती है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हाफ यहां पे लिख दिया, यहां पे ओमेगा है, और मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, बिकॉज एक्स स्क्वायर 0 है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहां पे 0 का स्क्वायर भी लिख देता हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां से आप देख ही सकते हैं कि ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। सो ओमेगा और ओमेगा कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ए। अब यहां पे ए कैसे आ गया बेटा, यहां पे ए कैसे आ गया, क्योंकि मेरा बच्चा यहां पे 0 स्क्वायर तो चला गया, बचा है ए स्क्वायर और वो रूट में है, रूट और ए, मतलब सॉरी रूट और ए का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अरे स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा ना, तो बचेगा सिर्फ ए, ठीक है। अब दोनों बाजू में अपन स्क्वायर करेंगे। सो देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 1/4 ए स्क्वायर। अरे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों बाजू स्क्वायर करेंगे रे बेटा, स्क्वायर। अरे बाबा कौन है रे बाबा, स्क्वायर नहीं समझ में आ रहा है। अरे बेटा जो उर्दू मीडियम वाले हैं, मुरब्बा करेंगे, मुरब्बा, ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे। सो मराठी में क्या बोलते हैं, मेरे को सर कमेंट सेक्शन में बताना कि मराठी में क्या बोलते हैं स्क्वायर करने को। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, यहां पर जो है स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वहां पे स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि वहां पे तो रूट है ही नहीं ना। अरे वहां पे रूट तो है ही नहीं ना, तो वहां पे स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/4 और ए स्क्वायर। समझ में आया? अरे कळलं की नाही रे बाबा सगळ्यांना, काय चाललंय रे तुमचं, बघा इकडे बघा। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, यहां पर एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, सो देयरफॉर ये 1/4 स्क्वायर को उधर लिखेंगे, सो ए स्क्वायर माइनस 1/4 ए स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। अरे भैया एक्स स्क्वायर उधर लेके गए तो माइनस से प्लस हो गया, और ये जो 1/4 ए स्क्वायर है उसको इधर लेके गए तो प्लस से माइनस हो गया, ठीक है। सो देयरफॉर अब मुझे कौन बताएगा इसका एलसीएम, एलसीएम कौन बताएगा? अरे बेटा जिसको एलसीएम नहीं आता है वो इधर सीख लो बेटा, सीख लो। ए स्क्वायर को कॉमन निकालो, अंदर छूट जाएगा 1। अरे यहां कुछ नहीं लिखा है ए स्क्वायर के बाजू में, मतलब क्या लिखा है, 1 लिखा है। अरे बेटा 5वीं क्लास का ये, अगर नहीं आ रहा है कोई बुरी बात नहीं है, अभी सीख लो। तो ए स्क्वायर इंटू 1 लिखा है ना, तो 1 जो है अंदर छोड़ दो, ए स्क्वायर को बाहर ले लो, वैसे ही अंदर छूट जाएगा 1/4, और ये है एक्स स्क्वायर। कळलं सगळ्यांना, समझ में आया कि नहीं? ओके, सो देयरफॉर ए स्क्वायर इंटू 3/4 इज एक्स स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर 3/4 कैसे है? अरे बेटा सुनो, इसको एलसीएम कैसे निकालते हैं, 4 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 1 4, फिर -1 करते हैं तो हो गया 3, 4 1 4 -1 तो 3 हो गया, 3/4। समझ में आया? नीचे का 4 हो गया, जाएगा नहीं, उसको लिखना है वापस से, ठीक है। सो 3/4। सो देयरफॉर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू? एक्स की वैल्यू हो गई, अरे रूट लेना पड़ेगा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 3/2। अरे 3 का रूट है नहीं तो रूट 3 लिखना पड़ेगा, और जो 4 है उसका रूट है 2, वो हो गया, और ए स्क्वायर का आ जाएगा ए। समझ में आया? सो रूट 3/2 ए, रूट 3/2 ए, समझ में आ रहा है बेटा? सो रूट 3/2 ए। अब ये ए की वैल्यू कहां है? सुनो, इन लोगों ने क्या बोला, पाथ लेंथ 10 सेंटीमीटर। पाथ लेंथ का मतलब है यहां से शुरू होके पूरा यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये पाथ लेंथ होता है। अरे बाबा, सो पाथ लेंथ इज नथिंग बट क्या होता है? पाथ लेंथ का मतलब होता है, पाथ लेंथ इज नथिंग बट 2 टाइम्स ए। अरे क्योंकि ए क्या है, ए सिर्फ यहां से यहां तक है, ए क्या है, ए यहां से यहां तक है,
लेकिन पाथ लेंथ मतलब जितना ये चलेगा, यहां से यहां चलेगा, यहां से यहां चलेगा, यहां से यहां चलेगा, यहां से चलेगा, तो मतलब यानी कि 2a के बराबर, 2a के बराबर है पाथ लेंथ। समझ में आया? तो पाथ लेंथ अगर 10 है तो a कितना है? a रहेगा 5। अरे टोटल पाथ लेंथ अगर 10 है तो a कितना रहेगा? 5 रहेगा। सो a की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 5 है। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू 5। अरे समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं समझ में आ रहा है मेरा प्यारा प्यारा बच्चा? समझ में आ रहा है बेटा? सो x इक्वल्स टू रूट, अरे क्या हो रहा है रे ये? हाँ, √3/2 इंटू 5, सो 5√3/2 इसका आंसर है। सो x इक्वल्स टू 5√3/2, 5√3/2, दैट्स इट। इतना सेंटीमीटर्स या जो भी रहेगा यूनिट, सेंटीमीटर में ना, हाँ सेंटीमीटर का आंसर आएगा। सो दैट्स इट, तो ये आंसर फाइनली। सो आई होप कि सभी के भेजे में, सभी के मस्तिष्क में ये वाला प्रॉब्लम अच्छी तरीके से घुस चुका है। आपके बेटा मेंदू में मेरी बातें घुसी बच्चा? समझ पा रहे हैं बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह गॉश, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी और हाँ, तो सुनो, जब ये स्प्रिंग पे एक मास लगा हुआ है और वो हिलता है ना आगे पीछे, स्प्रिंग पे लगा हुआ मास जब आगे पीछे हिलता है तो उसको जो चलने के लिए टाइम चाहिए ना पूरा, जैसे वहां से शुरू हुआ, मान लो बीच में आया, फिर इधर आया, फिर बीच में आया, फिर वापस उधर पहुंच गया, तो वहां से पूरा आने जाने का जो पूरा टाइम है उसे कहते हैं वन टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो रहता है स्प्रिंग मास ऑसिलेटर का, अरे स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, तो स्प्रिंग अगर हिल रही है, स्प्रिंग से बंधा हुआ मास हिल रहा है, तो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर का जो टाइम पीरियड है वो है t इक्वल टू 2π√m/k। के, ये के वही वाला है जो अपन ने यहां देखा था, ये देखो ना के लिखा हुआ ना हर जगह पे, के लिखा हुआ है। सो के वही है, ठीक है, देखो के लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? सो एनीवे सो क्या है यहाँ पे 2π√m/k, समझ में आ रहा है बेटा? आई होप के सभी के भेजे में बातें घुस रही हैं। सो t इक्वल टू 2π√m/k, इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं इसमें एक प्रॉब्लम जो दिया हुआ है जुलाई 2022 में अपना बोर्ड्स में आया हुआ है। सो क्या बोला है? एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसका एम्पलीट्यूड 16 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो ए की वैल्यू 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है? 16 सेंटीमीटर। और जो पीरियड है वो 4 सेकंड का है। सो टाइम पीरियड 4 सेकंड का दिया हुआ है। सो एम्पलीट्यूड 4 सेकंड का है, सॉरी पीरियड 4 सेकंड का है, एम्पलीट्यूड 16 सेंटीमीटर का है। द लीस्ट टाइम फॉर विच फॉर इट टू ट्रेवल फ्रॉम x इक्वल्स टू 16 टू x इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर इज, तो उसको कितना टाइम लगेगा? सवाल क्या है, कितना टाइम लगेगा 16 सेंटीमीटर की दूरी से 8 सेंटीमीटर की दूर पे आने का? अरे 16 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर आने पे कितना टाइम लगेगा? तो इसमें अभी करना क्या है, इसमें करना क्या है? अरे बहुत ही बचकाना है, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो एम्पलीट्यूड दिया है 16 और टाइम पीरियड दिया है 4 सेकेंड, और उसको कितना वक्त लगेगा 16 से 8 आने में? मतलब ऑलरेडी 16 पे है, यानी कि लास्ट में है, उसको बीच में कहीं पे आना है, 8 पे आना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, मैं उसमें थोड़ा और एडिशन करना चाहता हूँ। यहाँ पे सब लोग ध्यान देंगे, किधर गया वो एक्स का फॉर्मूला? वेयर इज दैट एक्स का फॉर्मूला? एक्स का, हाँ, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये फॉर्मूला आप लोग को यूज करना है तब जब पार्टिकल, जैसे मान लो मीन पोजीशन पे, सुनो ध्यान से, एक पार्टिकल है, यहां से शुरू होता है, यहां जाता है, और फिर यहां जाता है, फिर वापस यहीं पे आता है। तो जब x इक्वल्स टू 0 से उसने शुरुआत की है, x इक्वल्स टू 0 से चलना शुरू किया है, तब ये साइन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इसका और सिंप्लीफाइड वर्जन मैं आपको बता देता हूं, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, बस इतना याद रखिए। अच्छा, और लेकिन अगर पार्टिकल मान लो यहां से शुरू करता है, x इक्वल्स टू प्लस ए से या x इक्वल्स टू माइनस ए से, यानी कि आखिर से शुरू कर रहा है, अरे मतलब पार्टिकल चलेगा तो बीच में से ही, लेकिन मान लो आपकी आंख तब खुली जब पार्टिकल वहां था, अरे मैं सो रहा था, पार्टिकल मेरे सामने से ऐसे 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 करके जा रहा है, और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा पार्टिकल यहाँ है। तो जब यहां से शुरू करेगा तो फिर कॉस लेना है, यहां से शुरू करेगा तो साइन लेना है, अरे पार्टिकल चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, साइन। तो जब यहां से पार्टिकल आपको शुरुआत करेगा मोशन की आपके सामने, तो आप लेंगे साइन, और जब यहां से शुरुआत करेगा तो लेंगे कॉस। इसको बस याद रख लेना, ठीक है। सो अगर यहां से शुरू किया तो x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, और यहां से शुरू किया तो x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। बस इतनी बात को सभी लोग अपने मस्तिष्क में बिठा के रख लीजिए। अब ये चीज, ये जानकारी हमें बहुत यहां पे काम आने वाली है। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, यहां पर पार्टिकल कर क्या रहा है, मतलब यानी कि वहां से घूम के आ रहा है। कहां से? मतलब पार्टिकल ऑलरेडी मीन पोजीशन से दूर है, यहां पर है पार्टिकल, यहां से ये चल के आ रहा है, और ये दूरी है 16 सेंटीमीटर की, और 16 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर पे आने के लिए
कितना टाइम लगेगा, ये लोग ये पूछ रहे हैं। तो ये है 0 सेंटीमीटर, पार्टिकल ऑलरेडी 16 सेंटीमीटर पे है, तो 16 से 8 पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग यूज क्या करने वाले हैं, हम लोग यूज करने वाले हैं x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी। क्या यूज करेंगे बेटा, a cos ओमेगा टी। तो x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी यूज करेंगे। सो अब उसकी जो x लोकेशन है वो क्या है, वो 8 सेंटीमीटर है, और वो कितना कितना दूर तक जा सकता है, कितना एम्पलीट्यूड है मोशन का, वो है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। अरे बाबा अभी वो कहां है, 8 सेंटीमीटर पे है ना बच्चा, वो सेंटर से ऑलरेडी 16 पे था। इन लोग बोल रहे हैं 16 से 8 पे आने के लिए टाइम कितना लगेगा। तो यानी कि अभी उसको जाना कहां है, फाइनली उसको जाना है 8 पे। ठीक है, तो अभी वो 8 पे है, ऐसा आप उसको मान लेंगे। सो 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर कॉस ऑफ ओमेगा टी। और ओमेगा जो होता है मैंने आपको पहले बता दिया 2 पाई बाई टी होता है। ओमेगा पहले ही आपको बता दिया 2 पाई बाई टी। ये देखो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू, सो ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी दिख रहा है, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी। सो लिसन वेरी केयरफुली। सो ओमेगा की जगह डाल देंगे आप 2 पाई बाई टी, और यहाँ पे सिर्फ टी रहने देंगे, क्योंकि ये टी ही हमको निकालना है, ये टी हमको पता नहीं है। हम लोग बोल रहे हैं कब ऐसा होगा, पार्टिकल वहां से यहाँ तक कितनी देर में आएगा। ठीक है, तो वो जो टाइम है वो हमको निकालना है। तो यहां से जब हम लोग कैंसिल करेंगे चीजों को, जब हम लोग यहां से चीजों को कैंसिल करेंगे, 16 को 8 से काटेंगे, तो यहां बचेगा सिर्फ 2। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी उड़ जाएगा ऑफकोर्स। तो यहां पे 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2 इज कॉस ऑफ 2 पाई बाई। अच्छा, टाइम पीरियड की लोग ने वैल्यू दिया हुआ है 4 सेकंड। देखो कहां पे दिया हुआ है, टाइम पीरियड 4 सेकंड, क्वेश्चन में लिखा है ना टाइम पीरियड 4 सेकंड है। सो यहां पे लिख देंगे हम लोग 2 पाई बाई 4 इंटू टी। अब लिसन वेरी केयरफुली, कॉस थीटा, ये जो ब्रैकेट में रहता है कॉस के साथ, इसे क्या बोलते हैं, थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हाफ आ रही है। कॉस की वैल्यू हाफ कब आती है, कॉस की वैल्यू हाफ कब आती है, अरे बाबा कॉस की वैल्यू हाफ कब आती है, कॉस की, अच्छा कॉस 0 कितना होता है, अरे कॉस 0 1 होता है रे बाबा। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, √3/2। और कॉस की वैल्यू हाफ कब आती है, जब वो होता है आपका 60 डिग्री। तो कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है, जब कॉस मतलब थीटा होता है 60 डिग्री, कॉस 60 इज हाफ, सो कॉस 30 इज √3/2। ठीक है, तो कॉस 60 इज हाफ, तो इसका मतलब ये क्या है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। और 60 डिग्री नहीं लिखना है, 60 को रेडियन में लिखना है। तो रेडियन में अपन कैसे लिखते हैं, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर हाफ इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई बाई 3। समझ में आया, क्या लिखेंगे, हाफ इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 3। अरे 60 डिग्री को हम लोग मतलब पाई बाई 3 कहते हैं, और पाई बाई 3 पर हाफ आता है, पाई बाई 3 पर हाफ आता है। तो जब आप कंपेयर करोगे हाफ हाफ, उसको जाने दो, कॉस कॉस को जाने दो, तो ये दोनों ब्रैकेट इक्वल हो गए। सो देयरफॉर 2 पाई बाई 4, एक सेकंड, 2 पाई बाई 4 लेने की जरूरत नहीं है, कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल होके पाई बाई 2 बचेगा। सो पाई बाई 2 टी इज इक्वल टू पाई बाई 3। अरे मेरे भाई दोनों इक्वेशन कंपेयर करो ना। अरे बाबा कॉस के कौन से एंगल पे हाफ आता है, कॉस के 60 पे हाफ आता है। अरे तो भैया ये कुछ और नहीं 60 है, समझ गए। तो यहां से पाई पाई भी कैंसिल कर दो और 2 को उधर ले जाओ। सो t इक्वल्स टू 2/3 सेकेंड, दैट्स इट, फैंटास्टिक। सो 2/3 सेकेंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अरे समझ में आया कि नहीं आया रे बाबा, समझ में आया ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बहुत ही सरल प्रॉब्लम था, सिंपल सा प्रॉब्लम था। एक नीडल स्विंग मशीन की, स्विंग मशीन बोले तो सिलाई की मशीन, तो सिलाई की मशीन की जो नीडल है वो एसएचएम परफॉर्म कर रही है, ऊपर नीचे हिल रही है, एसएचएम परफॉर्म कर रही है, लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रही है। और उसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। सो एम्पलीट्यूड की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दिया हुआ है 5 हर्ट्ज। ठीक है, तो यहां से टाइम पीरियड अगर कभी निकालना पड़ा तो 1/5 सेकेंड्स, ये टाइम पीरियड आ जाएगा। उल्टा रहता है ना, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा रहता है। एनीवे, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक्सीलरेशन पता करो। सो एक्सीलरेशन ढूंढना है कब, जब 1/30 सेकेंड गुजर चुका है, मतलब वक्त हो चला है 1/30 सेकेंड। कब से, जब वो मीन पोजीशन से निकला। तो पार्टिकल कहां से शुरू कर रहा है, बीच में से शुरू कर रहा है, बीच में से, याद रखना बीच में से शुरू करेगा तो x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, आखिर से शुरू करेगा तो x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, याद रहेगा। ठीक है, सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू, चलो सॉल्व कर रहे हैं तो कलर बदल देते हैं। सो a इज इक्वल्स टू क्या था, -ω² x। अरे बाबा शुरू में कितनी बार चीख के बोला, याद कर लो। ठीक है, सो a इक्वल्स टू -ω² x, हर जगह पे मैंने आपको ये समझाया है, a इक्वल्स टू -ω² x। ठीक है बच्चा, सो x इक्वल्स टू, सॉरी a इक्वल्स टू -ω² x।
अब x खुद क्या है? x है आपका a साइन ओमेगा टी। a साइन ओमेगा टी ही लेना है, a कॉस नहीं लेना है, बिकॉज पार्टिकल बीच में से शुरू करके जा रहे हैं और लोग ने बोला है मीन पोजीशन से वो पास हो रहा है, मीन पोजीशन से आगे बढ़ा है। ठीक है, तो 1/30 सेकंड के बाद क्या होगा, ये उनका सवाल है, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। सो देयरफॉर एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन ओमेगा होता क्या है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, सो 2 पाई इंटू 5 और स्क्वायर में है तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, है ना, ओमेगा स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी दिया हुआ है? सो ए की वैल्यू जो दिया हुआ है, ए की वैल्यू एम्पलीट्यूड की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। सो 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा की वैल्यू वापस से 2 पाई इंटू 5, ये ओमेगा की वैल्यू हो गई। और स्मॉल टी की वैल्यू लोग ने बोला, ये खुद क्वेश्चन में 1/30। कितना बोला है? 1/30। अरे समझ में आ रहा है बेटा क्या नहीं समझ में आ रहा है? नहीं तो मुझे रोक के सवाल पूछ लो भाई, नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पूछो, चुपचाप मत बैठे रहो। सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली। यहां पर 5 2 10 हो जाएगा और 10 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे π/3 बचेगा, साइन ऑफ π/3। सो यहां बच रहा है साइन π/3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई, यहां कितना आ रहा है ये देखो, 5 2 10, 10 का स्क्वायर 100, सो 100 पाई स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है? 100 पाई स्क्वायर। सो इस तरीके से चीजें आ रही हैं। ठीक है, सो a इक्वल्स टू कितना हो रहा है अभी, क्या बच रहा है भाई? हाँ, साइन ऑफ 60, साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2। सो साइन 60 है √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 100 पाई स्क्वायर। ठीक है, इतना आ रहा है। सो अब यहां से तो भाई जो आंसर आएगा वो आएगा, कितना आएगा? एक सेकेंड ना, यहाँ पे सारी चीजें सेंटीमीटर सब में है ना, हाँ ठीक है, तो सेंटीमीटर में आंसर आने वाला है फाइनली। सो एक्सीलरेशन इज गोइंग टू बी हाउ मच? ये 4 और 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 2 ही बचेगा। सो 2 इंटू 100 200, सो 200 √3 माइनस 200 √3 इंटू पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना आ रहा है अपने को, है ना। सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में अगर निकालना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में तो क्या करना पड़ेगा मालूम है? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। तो चलो वो भी लिख देता हूं मैं, ताकि आपको कोई टेंशन ना रहे। तो फिर यहां पर 100 से डिवाइड करते ही मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 200 का 2 बन जाएगा, खाली 2। तो 2 इंटू पाई। अच्छा, पाई की वैल्यू होती कितनी है? पाई की वैल्यू कितनी होती है? सो लिसन वेरी केयरफुली, 2 इंटू यहां पे √3 की वैल्यू है 1.732 और पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, 3.14। सो याद रखेंगे, √3 की वैल्यू है 1.732 और पाई की वैल्यू है 3.14। पाई का स्क्वायर है ना, सॉरी, पाई का स्क्वायर है। सो पाई का स्क्वायर तो यहां पे 2 बार लिखना पड़ेगा। तो अब बस इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मैं मल्टीप्लाई करने में जरा भी अपना वक्त जाया नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल के आपको बता देता हूं, इतना आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। कैसे बता देता हूं? कैलकुलेटर से। तो मैं भी डायरेक्टली आपको कैलकुलेटर से वैल्यू बता रहा हूं, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहीं मिस्टेक हो रही होगी तो प्लीज बता देना। कभी कभार क्या होता है ना कि बोर्ड पे खड़े रह के पढ़ाते वक्त छोटी मोटी मिस्टेक्स हम लोग से हो जाती हैं, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन। बट वही मिस्टेक्स हम लोग जो पेपर पे करेंगे ना आराम से बैठ के, तो नहीं होती है। सो 2 इंटू 1.732 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 3.14। सो आंसर कितना आ रहा है? 34.15, विच इज अ फैंटास्टिक आंसर। सो 34.15 मीटर पर सेकंड, 34.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये इसका जवाब है। ठीक है, आप चाहे तो सेंटीमीटर पर सेकंड में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यूजुअली क्या करते हैं ना हम लोग, देखो ना, खाली इसको सेंटीमीटर को छोड़ के बाकी सबका सब एसआई यूनिट में है, सेकेंड, हर्ट्ज, सब एसआई यूनिट में। तो इसीलिए हम लोग भी एसआई में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दैट्स इट, दैट वाज अ फैंटास्टिक आंसर। और बहुत ही बचकाना फॉर्मूला था, a = माइनस ओमेगा स्क्वायर x, जहां पे x की वैल्यू a sin ओमेगा t। चलो अब यहां पर देखो, ऐसे करके कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ये वेलोसिटी का ग्राफ है, ये एक्सीलरेशन का ग्राफ है। इन लोग बोल रहे हैं कि फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने का फर्क है? तो सुनो, ज्यादा दिमाग नहीं चलाने के। जब भी बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आता है वेलोसिटी, उसके बाद आता है एक्सेलरेशन, तो इससे इसके बीच का फर्क होता है π/2 का, इससे इसके बीच का फर्क होता है π/2 का। तो यहां से यहां का फर्क π/2 है, यहां से यहां का फर्क π/2 है, और यहां से यहां का फर्क π/2 प्लस π/2 मिला के पाई। समझ गए? बस इतना सा फर्क होता है। अबे जिंदगी भर याद कर लो, डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है वेलोसिटी, के बाद आता है एक्सेलरेशन। सो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी π/2, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन π/2, सो डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन पाई। अभी लोगों ने पूछा क्या है? डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, तो आएगा π/2। सो π/2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अरे ऑप्शन ए है रे। अरे क्या रे बाबा, मार्क कर दूं कि नहीं मार्क कर दूं? बस चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये भी सिमिलर ग्राफ्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले आ गए, जैसे कि अगर दो एसएचएम हो रहा है, दो एसएचएम तो दो वेव्स हैं या दो ऑसिलेशंस हैं, तो मिलके फाइनली क्या बनेगा, तो वैसा वाला ये सवाल है, ठीक है। सो दो अगर एसएचएम हो रहे हैं तो फाइनल रिजल्टेंट क्या होगा, तो वैसा वाला ये सवाल है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो बेसिकली अब इसके ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिया हुआ है 3 मार्क्स का। दो एसएचएम यहाँ पे दिए हुए हैं, एक एसएचएम ये वाला है, एक एसएचएम ये वाला है, दोनों मिलके एक नया एसएचएम बना हुआ है। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, अगर किसी को कोई तकलीफ ना हो। सो इट इज x इक्वल्स टू x1 प्लस x2, जहां पे x1 की वैल्यू है 8 साइन 4 पाई t और x2 की वैल्यू है 6 cos 4 पाई t, ठीक है, 4 पाई t, 6 cos 4 पाई t। अच्छा, इस चीज को खूबसूरत तरीके से ऐसा भी लिखा जा सकता है 6 साइन 4 पाई t प्लस पाई बाई 2। अब आप बोलेंगे सर ये कहां से लिख दिया यार, ये तो हम लोग ने बचपन से पढ़ा ही नहीं है कभी, क्या ये? अरे बेटा 11वीं में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था ना बेटा। सो व्हाट इज साइन 90 प्लस थीटा? साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो इसलिए मैंने लिखा है साइन 90 प्लस थीटा। अरे बाबा कॉस थीटा लिखा हुआ था ना, अरे 4 पाई टी क्या है, थीटा है ना, थीटा है ना। तो साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, समझ गए? तो ऐसा लिख दिया। अरे क्यों लिख दिया? क्योंकि सेम सेम बनाना था, x1 x2 को सेम सेम बनाना था। अरे बाबा करना पड़ता है रे बाबा, कंपैरिजन करना है तो करना पड़ता है, ठीक है। तो x1 इज 8 साइन 4 पाई टी, x2 इज 6 साइन 4 पाई टी प्लस पाई बाई 2। इन लोगों को क्या चाहिए? फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम। तो एम्पलीट्यूड अगर चाहिए, सो एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r, इसकी वैल्यू होती है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ, जहां पे फाइ इन दोनों के बीच का एंगल का फर्क है। फाइ क्या है? एंगल का फर्क है। और वैसे इन लोगों ने जो फॉर्मूला दिया ये भी सही है। अरे तो इनके हिसाब से अंदर फाइ ना लिख के इन लोगों ने सीधा फाइ 1 माइनस फाइ 2 दिया। अरे तो यहां पर भी है ना, यहाँ पे 0 है, अरे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे पाई बाई 2 है, तो फर्क तो वापस से पाई बाई 2 ही आएगा ना। अरे तो मैं वो पहले से डालने वाला था, ठीक है। तो लिसन वेरी केयरफुली। तो यहाँ पे मैं पाई बाई 2 लिखने वाला हूँ, ठीक है। सो आर इज इक्वल्स टू, अच्छा अब ये बोल रहा है पहले का एम्पलीट्यूड, तो इसमें एम्पलीट्यूड कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है 8, 8 पहले का एम्पलीट्यूड है। सो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर। फिर इसका एम्पलीट्यूड कहाँ है? ये 6 एम्पलीट्यूड है, तो 6 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 8 इंटू 6 कॉस ऑफ पाई बाई 2, क्योंकि फाइ की वैल्यू यानी कि इन दोनों का फर्क, एंगल का फर्क, डिफरेंस पाई बाई 2 है। कॉस पाई बाई 2 क्या होगा? कॉस 90 क्या होगा? 0 होगा। कॉस 90 होता है 0, कॉस 90 होता है 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कॉस 90 होता है 0, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36, 64 प्लस 36 होता है 100, ये हो जाएगा 100 और रूट ऑफ 100 आ जाएगा 10। सो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। अरे बहुत ही बचकाना है रे, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 होता है 100, 100 का रूट होता है 10। तो ये तो आ गया। अब पीरियड भी चाहिए, टाइम पीरियड भी चाहिए लोगों को। सो टाइम पीरियड तो देखो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम ही है, देखो इसका फ्रीक्वेंसी, अरे ये फ्रीक्वेंसी है रे बाबा, अरे बाबा भूल गए क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये है, इसका भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये है ना। अरे बच्चा कैसे भूल सकते हो? x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, तो ये ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 4 पाई दिया हुआ है, सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 4 पाई। सो देयरफॉर ये जो ओमेगा रहता है ना, ओमेगा होता क्या है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई न्यू इज 4 पाई। सो अब यहां से क्या हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई बाई 2 पाई, तो 2 हर्ट्ज। अरे कैंसिल होकर सिर्फ 2 बचेगा ना, तो 2 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। अच्छा अब इसका उल्टा करके टाइम पीरियड निकालेंगे, तो टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, सो 1 अपॉन 2 विच इज 1 अपॉन 2 सेकेंड्स। सो टाइम पीरियड भी आ गया, सो दोनों आंसर आ गए। सो 10 सेंटीमीटर एंड हाफ सेकेंड, सो हाफ सेकेंड इज द आंसर। समझ गए? दैट्स इट। आई होप कि सभी के भेजे में बातें घुसी है। बहुत ही प्यारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत ही बचकाना सा। अरे खूब सोपा होता है बाबा, खूब सोपा होता है, अतिशय मतलब सोपा होता, अतिशय सोपा, ठीक है। बहुत ही सरल था, डैम इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अब जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी
और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। तो चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी ना, और वापस आ रहा है बार बार तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। सो ध्यान से देखेंगे सभी लोग। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, एक मिनट, अच्छे से लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ अच्छे से। यहाँ पे थोड़ा बराबर से दिख नहीं रहा, धुंधला दिख रहा है ना, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, हल्का सा ब्लर दिख रहा है। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही बचकाना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अच्छे से, सब लोग ध्यान देंगे। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर, एक सेकेंड, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक का ये है, पोटेंशियल का ये है, और जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक और पोटेंशियल मिला के बनती है, और उसका फॉर्मूला है सिर्फ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। क्या है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सो ये पोटेंशियल सॉरी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। अच्छा, इसी को खूबसूरत तरीके से अगर लिखना है तो हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? सो यहां पर आपका आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, दैट्स इट। तो इस चीज को मैं अच्छे से पूरा बॉक्स में डाल देता हूं, इसको हमेशा हमेशा के लिए रट लीजिए। और ई का हुआ है, ये कैसा बॉक्स है, ठीक है, तो इसको रट लीजिए अच्छे से। अरे सभी लोग का ध्यान है कि नहीं रे बाबा? आई होप कि सभी की भेजे में बातें घुस रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहां पर अच्छा सवाल किधर है? सवाल यहाँ है, पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है ऑलरेडी। पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻⁴ जूल। और कहां पर? एक्सट्रीम पोजीशन पे, लास्ट में, वहां पोटेंशियल एनर्जी उसकी दी हुई है, आखिर में पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है। अच्छा सुनो, पार्टिकल यहां से जब वहां गया, पार्टिकल जब यहां से वहां गया तो वहां जाके रुका बोले तो मोशन खत्म मतलब काइनेटिक एनर्जी 0। अरे काइनेटिक एनर्जी मोशन पे डिपेंड करती है ना, चलोगे तभी तो काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये बंदा वहां जाके रुक गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो वहां पे जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, और वो टोटल एनर्जी के ही बराबर है, समझ गए? तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी है और टोटल एनर्जी के बराबर है, समझ गए? तो बेसिकली अभी लोग पूछ क्या रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी मिडवे बिटवीन एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन क्या रहेगी? ठीक है, चलेगा, चलो निकाल लेंगे। तो सवाल को ध्यान से समझेंगे, इसका जवाब अच्छे से लिखेंगे। सो ध्यान से देखिएगा सभी लोग, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। सो पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज नथिंग बट इक्वल टू टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम इज सिंपली हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। सो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी उन लोग ने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? सो हाफ के स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, और इतनी वैल्यू क्या है? 2 × 10⁻⁴ जूल, ये दिया हुआ है। अब इन लोगों को चाहिए ये वाला नहीं, ये तो है पहले से, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। चाहिए क्या? चाहिए कि अगर जो पार्टिकल है ना, मान लो पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहां से यहां जाता है, फिर यहां से यहां जाता है, लास्ट ये दोनों जगह है, तो ये x = 0 है, ये x = a है। उन लोगों को मिडवे चाहिए, यहां चाहिए, उनको यहां चाहिए, यानी कि a/2 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, a/2 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उनको ये चाहिए। अरे मेरे भाई, उन लोग ने बोला है कि x = a पे इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, 2 × 10⁻⁴, तो यहां कितनी होगी? अरे अगर x = a पे पोटेंशियल एनर्जी 2 × 10⁻⁴ है, तो यहां पे कितनी होगी? x = a/2 पे कितनी होगी? तो ठीक है, तो अब हम लोग को वो निकालना है। तो यहां पे अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें, प्यार से, तो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा खूबसूरत बना सकता हूं। इस फॉर्मूले को मैं खूबसूरत बना सकता हूं, कैसे? यहां पे लिखा हुआ है हाफ के, एक सेकंड, जिंदगी को आसान बनाना है ना, तो सुनो, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि मैं a/2 लाने की कोशिश करता हूं कि a/2 की वैल्यू क्या है ना, a/2 की वैल्यू क्या है वो लाने की कोशिश करता हूं। तो ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास हाफ के a²/2 = 10⁻⁻⁴, ठीक है। अरे खाली 2 को नीचे लिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका के a²/2
सॉरी के ए स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू आ रही है 10⁻⁻⁴। हाँ, इसको याद रखेंगे, के स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू आ रही है 10⁻⁴। अब हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। तो सुनो, पोटेंशियल एनर्जी एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट चाहिए। तो मिड पॉइंट का मतलब कहां चाहिए? हाफ के, यहां पे लोकेशन क्या डालूं मैं? अरे मिड पॉइंट पे चाहिए ना, तो लोकेशन क्या डालूं? a/2 ना, a/2। अरे ये हाफ के स्क्वायर कहाँ है? लास्ट पोजीशन पे है, बीच में कितनी रहेगी? a/2 पे, तो a/2 डालेंगे ना, a/2 डालेंगे। तो यहां पे हाफ के ए स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, और के स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, विच इज 10⁻⁴। सो इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ अपॉन 2। तो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, ये 1/2 की वैल्यू होती कितनी है? 0.5। सो 0.5 इंटू 10⁻⁴ जूल, दैट इज आंसर। आई होप के सभी के भेजे में बातें घुसी हैं। सो ये है पोटेंशियल एनर्जी मिडवे एट मिड पॉइंट। सो मिड पॉइंट पे दिस इज द वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻⁴। आई होप के सभी को समझ में आया। सो दैट वाज डैम इजी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं, वो ये सारे फॉर्मूले सेम टू सेम। लग रहा है खत्म हो गया ऑलमोस्ट, है ना? नहीं नहीं, है रे बाबा, है। अरे टेंशन मत लो रे, है। ठीक है, सो ध्यान दो। सो लिसन वेरी केयरफुली। फाइंड द चेंज इन द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम। तो लेंथ कितना चेंज होगी? मतलब पहले लेंथ रही होगी L1, बाद में लेंथ हो जाएगी L2। कितना चेंज हुई? L2 - L1 उनको चाहिए, L2 - L1 चाहिए। अरे सेकंड पेंडुलम नाम का एक पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड रहता है। अरे बोले तो 1 घंटा है, घंटा बोले तो, अरे घंटा बोले तो जो ऐसा लटक रहा है ये, तो ये जो है ये, इस पर एक बॉल लटका हुआ है, इसको मैं साइड में लगेगा छोड़ दिया, तो ऐसा जाने का 1 सेकंड, आने का 1 सेकंड, टोटल 2 सेकंड लगाता है। टोटल राउंड में 2 सेकंड लगाता है, टोटल राउंड में 2 सेकंड लगाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड इज 2 सेकंड, टाइम पीरियड इज 2 सेकंड, सेकंड्स पेंडुलम, सेकंड्स पेंडुलम। ठीक है, तो सेकंड्स पेंडुलम। अरे जाके आने का पूरा टाइम, जाके आने का पूरा टाइम जो है उसे ही तो टाइम पीरियड कहेंगे ना, तो वो टाइम पीरियड 2 सेकंड का है। ठीक है बेटा, टाइम पीरियड इज 2 सेकंड। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, 2 सेकंड का टाइम पीरियड है, वो सेकंड्स पेंडुलम है। चलो ठीक है, एनीवे सेकंड्स पेंडुलम का लेंथ कितना होता है मैं बता देता हूं आपको, इट इज g/π²। सो मैं बता देता हूं, फॉर्मूले क्या रखेंगे फॉर सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम के लिए लेंथ होती है g/π²। ठीक है, g/π², इसको याद रखना। सो देयरफॉर L1 रहेगा g, एक सेकंड, क्या किया क्या इन लोगों ने? अच्छा, ग्रेविटी चेंज किया ना, हाँ, तो g1/π², और L2 रहेगा g2/π²। सो L2 - L1 निकालना है तो अपने को g2/π² माइनस g1/π² करना होगा। समझ पा रहे हैं सभी लोग, सारे विद्यार्थी, कि क्या करना होगा? अरे कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो गया एसी यार, बंद करना पड़ेगा। रुको, बंद कर दिया, ये लो एसी हो गया बंद। सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली, g2/π² माइनस g1/π²। सो L2 - L1 इज g2/π² माइनस g1/π²। ओके, तो इनको यही चाहिए। वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है। वैल्यू इज 9.75 और 9.8। तो 9.75 एक है और बाद में 9.8 है। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ की वैल्यू उनको हमको निकालना है। सो π² कॉमन ले लेते हैं नीचे, और यहाँ पे आ जाएगा 9.8 माइनस 9.75। तो ये हो जाएगा आपका चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू 9.8 माइनस 9.75 करेंगे तो 0.05 आएगा। 0.05 डिवाइडेड बाई π²। π² को इन लोगों ने बोला है, क्वेश्चन में बोला है 10 ले लो, 10। तो बस हो गया आंसर 0.005, दैट्स इट। सो इतना लेंथ, इतना सेंटीमीटर बदलेगा। बहुत ही बचकाना सवाल था। अरे कुछ था ही नहीं, सिर्फ माइनस करना था। एक फॉर्मूला खाली पता होना चाहिए था, कौन सा वाला? g/π² वाला। अरे समझे कि नहीं समझे? सिर्फ g/π² वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए था, दैट्स इट। तो बहुत ही बचकाना सवाल है। हाँ, ये वाला भी आया ना अभी सामने। तो लिसन वेरी केयरफुली, यहाँ पर एक डिस्क है, इसको ऐसा पकड़ के रोटेट कर दिया, घुमा दिया, अब ऐसे घूमते जा रही है, घूमते जा रही है। तो ये लोग क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेटेड इन द वायर अंडर अनडैम्प्ड कंडीशंस। सब कुछ भूल जाएंगे, खाली बस याद रखेंगे कि आपको टॉर्क निकालना है, टाउ की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? टॉर्क की वैल्यू, टाउ की वैल्यू। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? टाउ निकालना है। तो आई होप कि आपको कहानी तो समझ में आ ही रही होगी, राइट? सो कहानी क्या है
कि एक डिस्क है, जगह खाली देख के अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो एक डिस्क है जो कि 20 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी कि रेडियस है उसका, तो एक सेकंड, 20 सेंटीमीटर चौड़ी है क्या पूरा? हाँ, तो टोटल डायमीटर उसका जो है 20 है, यानी कि रेडियस है 10। कितना है? सो रेडियस इज 10। सो अरे डायमीटर 20 सेंटीमीटर दिया है रे बाबा, तो रेडियस कितना रहेगा? 10 सेंटीमीटर रहेगा। सो डायमीटर इज 20, रेडियस इज 10। ठीक है, आगे क्या? मास दिया 200 ग्राम। 200 ग्राम का मतलब होता है मास, 200 ग्राम उसका मतलब होता है 0.2 kg। चलो ठीक है, तो रेडियस दिया है और मास दिया है, इसको भी अपन लिख देंगे 0.1 मीटर। चलो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? अरे किधर गया? हाँ, तो देखो एक डिस्क है जो कि कितनी वाइड है? 220 सेंटीमीटर वाइड है, मतलब यानी कि उसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, और मास है 200 ग्राम। 200 ग्राम का मतलब होता है 0.2 kg, और उसको रिजिड सपोर्ट से मेटल वायर से लटकाया गया और उसको पकड़ के ट्विस्ट किया गया 60 डिग्री से। ठीक है, उन लोग बोल रहे हैं कि अब उसका एंगुलर ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रही है 1 सेकंड का। तो एंगल दिया है 60 और टाइम दिया है 1 सेकंड। उन लोग रिस्टोरिंग टॉर्क पूछ रहे हैं कितना है। सो एंगल दिया है 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब है π/3 रेडियन, और टाइम पीरियड दिया हुआ है 1 सेकंड का। बस खाली इतना याद रखो। अब हमको टॉर्क निकालने बोला है, सो टॉर्क का फॉर्मूला पूछा है, और टॉर्क का फॉर्मूला जो है वो होता है आपका C इंटू थीटा। ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो थीटा भी मैक्सिमम रहेगा, और मैक्सिमम थीटा अपना 60 डिग्री का है। उन लोग ने बोला 60 डिग्री घुमाया। चलो ठीक है, ये तो सही है। और आगे की कहानी क्या है? हाँ, आगे कहानी है कि टाइम पीरियड भी दिया होता है। टाइम पीरियड होता है 2π√I/c। इसको याद रखेंगे हमेशा हमेशा के लिए। सो जो ऐसा घूमने वाली डिस्क है उसका टाइम पीरियड होता है 2π√I/c। ठीक है, इसको याद रखेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। सो टाइम पीरियड दिया हुआ है 1, और फिर यहाँ पे 2π√, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है नहीं, तो कैसे निकालेंगे? सुनो, सो फॉर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कहां पढ़ा है आप लोगों ने? रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर में पढ़ा हुआ बेटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है उसका, एक सेकंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है, आई। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आई, वो होता है हाफ mr²। डिस्क के लिए होता है हाफ mr²। सो हाफ इंटू मास कितना है? 0.2 इंटू जो रेडियस है वो है 0.1 का स्क्वायर, यानी कि 0.1 इंटू 0.1। तो अब यहां से कैंसिल करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 0.1। तो टोटल मिला के 3 बार 0.1 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 10⁻³ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इतना kg मीटर स्क्वायर। समझ गए? अरे 0.1 0.1 0.1 3 बार है, और 0.1 का मतलब खुद है 10⁻⁻1, तो 3 बार है तो 10⁻³ समझ गए? तो बहुत ही सिंपल है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ गया अपने पास, विच इज 10⁻3। अब ये जो C है ये अपने को पता नहीं है, और C जरूरत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो C की हमें जरूरत है। सो देयरफॉर 1 स्क्वायर इज 4π² इंटू I/c, जहां पे I की वैल्यू क्या है? जहां पे I की वैल्यू है 10⁻3। समझ गए? अरे मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया, तो 1 का स्क्वायर हुआ, 2π का स्क्वायर हुआ, यानी कि 4π² बन गया। तो अब C की वैल्यू कितनी आ रही है? सो देयरफॉर C की वैल्यू आ रही है, C की वैल्यू कितना बेटा? C की वैल्यू है, इट इज C ऊपर आएगा, सो इट इज 4π²। अच्छा, π² लोगों ने कुछ लेने बोला है क्या? π² को लोग ने, अच्छा π³ को 31 लेने बोला है। अच्छा, क्यूब क्यों लिया है? लेकिन एनीवे सो पाई का जो स्क्वायर है उसको भी जाने देते हैं, पता नहीं क्यों लिया हुआ है, वो बाद में देख लेंगे अपन। सो इट इज C इक्वल्स टू 4π² इंटू 10⁻3। बस अभी के लिए इतना ही रहने दो, ये C की वैल्यू है। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है ना, मैक्सिमम टॉर्क। सो ध्यान देंगे सभी लोग। सो मैक्सिमम टॉर्क होगा टाउ मैक्स इज C इंटू थीटा मैक्स। तो यहाँ पे C की वैल्यू डाल देंगे जो क्या है 4π² इंटू 10⁻3। अच्छा, और ये जो थीटा है ये है π/3। अरे 60 डिग्री है ना, थीटा कितना है? 60 डिग्री, π/3। हाँ, तो इसलिए लोग ने पाई का क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये आ गया आपका 4/3 पाई का क्यूब इंटू 10⁻3। सो यहाँ से आपको मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। सो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू क्या है? इट इज 4/3 इंटू 31 इंटू 10⁻3, और 31 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 31 इंटू 4 करेंगे तो ये आएगा 124 है ना। 31 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा? 124 आएगा ना। अरे आएगा कि नहीं आएगा रे बाबा? बराबर है ना, कितना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? तो 124 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻3। अब बस इतना कैलकुलेशन तो मुझे लगता है आप लोग सभी कर ही सकते हैं। 3 4 12, 3 1
3, सो समथिंग लाइक 31 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। तो टॉर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर। दैट्स इट। ये आप लोग करते रहना, बहुत ही बचकाना कैलकुलेशन है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। ओके, आई थिंक ये लास्ट है। हाँ, सो दिस वन इज लास्ट। तो लास्ट वाला देख लीजिए। अरे बेटा अभी भी हार मत मानिए, वक्त है, पढ़ सकते हैं अपन अच्छे से। हाँ, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि एक जो है मतलब मैग्नेट है, मैग्नेट ऑसिलेट कर रहा है। अच्छा, मैग्नेट ऐसे हिल रहा है, मैग्नेट हिल रहा है। तो मैग्नेट के हिलने का टाइम पीरियड है T = 2π√I/mb, ठीक है। T = 2π√I/mb, ये इसका हिलने का टाइम पीरियड है। अच्छा, यूनिफॉर्म फील्ड की वैल्यू मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B की वैल्यू दिया हुआ है। B मैग्नेटिक फील्ड होता है, B M नहीं, मैग्नेटिक फील्ड होता है B। तो B की वैल्यू दिया है 1.6 × 10⁻⁵। अबे यहाँ पे पहले तो इसको याद रख लो हमेशा के लिए, ये वाला टॉर्क मतलब सॉरी टाइम पीरियड का फॉर्मूला। एक मैग्नेट जब हिलेगा तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है, ये B है, मैग्नेटिक फील्ड B, और M मैग्नेटिक मोमेंट है। सो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या चीज है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। तो ऐसे करके आपको 3 चीजें दी हुई हैं। तो अब यहाँ पे फील्ड की वैल्यू दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो दिया हुआ 3 Am², और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया है। तो यहाँ से आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड आने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि खाली कितना ऑसिलेशंस कर रहा है पर मिनट, 1 मिनट में कितने ऑसिलेशन कर रहा है। तो चलो निकाल लेते हैं ना, कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। तो चलिए यहाँ पे पता करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग के पास फॉर्मूला है T = 2π√I/mb। इसको मैंने और अच्छे से एक बार लिख दिया है, तो मैं यहाँ पे बॉक्स बना दे रहा हूँ, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो ये मैग्नेट जब हिलता है तो उसका ये टाइम पीरियड होता है। अब हम लोग आंसर निकालने जा रहे हैं। लेट मी चेंज अ लिटिल बिट ऑफ कलर। सो लिसन वेरी केयरफुली। सो टाइम पीरियड निकाल लेते हैं यहाँ से फटाफट। तो 2π√, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितना दिया हुआ है देखो इन लोगों ने, I की वैल्यू दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 3 × 10⁻⁶। सो 3 × 10⁻⁶ दिया हुआ है। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दिया हुआ है 3 Am²। सो यहाँ पे आ गया 3, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया है 1.6 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो 1.6 × 10⁻⁵, 1.6 × 10⁻⁵। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज दी गई हैं। अब यहां से जाहिर सी बात है कि आपका जो 3 और 3 है वो कैंसिल हो जाएगा। सो टाइम पीरियड बनेगा आपका 2π√, यहां पर जब हम लोग ये चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे ना, तो क्या होगा मालूम है, नीचे लिखना पड़ेगा 16 और 10⁻⁶। तो 10⁻⁶, 10⁻⁶ भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा, T = 2π√1/16, और 16 का जो स्क्वायर रूट है वो है 4। तो T = 2π/4। तो यहाँ पे आ जाएगा T = 2π/2 सेकेंड्स। तो ये तो टाइम पीरियड है। अरे ये तो टाइम पीरियड है कि इतना सेकेंड, इतना मतलब यानी कि इतना सेकेंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी वो होता है 1 टाइम पीरियड। तो 1 टाइम पीरियड में आ जाएगा 1/π/2 यानी कि 2/π। तो 2/π इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इतना ऑसिलेशंस हो रहा है पर सेकेंड। अरे हर्ट्ज इसका यूनिट है ना, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज है, और हर्ट्ज का मतलब है पर सेकेंड। तो इतना हो रहा है 1 सेकेंड में, पर सेकेंड में इतना फ्रीक्वेंसी है, मतलब इतनी बार ऑसिलेट हो रहा है 1 सेकेंड में, 2/π टाइम्स। तो मेरे को 1 सेकंड में नहीं चाहिए, मेरे को 1 मिनट में चाहिए। तो 1 मिनट में अगर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1 मिनट में कितना हो रहा है, अरे 1 सेकंड में जितने भी ऑसिलेशन हो रहे हैं उससे 60 गुना ज्यादा हो रहे होंगे ना 1 मिनट के अंदर। तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर पर मिनट आ जाएगा, और उनको वही चाहिए, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर मिनट। तो ये हो जाएगा आपका 120/π। सो 120/π पर मिनट, दैट इज द आंसर। सो पर मिनट को मैं मिनट इनवर्स लिख रहा हूं, ठीक है। सो यही आंसर है आपका। अब इन लोगों ने कुछ और दिया क्या, हिंट विंट नहीं दिया है ना कि पाई को क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो कोई बात नहीं, खत्म हो गया। सो दिस इज द आंसर, दैट्स डैम इजी। अरे हार्ड नहीं है रे बाबा, बहुत ही बचकाना है। सो 120/π इज द आंसर पर मिनट, दैट्स इट। अगर एग्जैक्ट वैल्यू आप चाहते हो तो चलो इससे हम लोग निकाल लेते हैं। आप लोग को लॉग से निकालना होगी बोर्ड एग्जाम्स में, मैं कैलकुलेटर से निकाल लेता हूँ फटाफट। तो 120/π, सो 120 डिवाइड बाई पाई। पाई किधर है बाबा, पाई है क्या, पाई है, कितना आ रहा है 38.19, दैट्स इट, खत्म हो गया, ये आंसर है। सो 38.19 पर मिनट,
या मिनट इनवर्स। सो दैट्स द फाइनल आंसर, दैट्स इट, खत्म हो गया। तो यहाँ जाके हमारा चैप्टर ब्यूटीफुल सा जो है वो खत्म हो चुका है। बाकी तो सब थियरी से मैंने टेक्स्ट बुक के भी क्वेश्चंस यहाँ पे सब डाल रखे हैं, प्रैक्टिस करते रहना आप लोग, ठीक है। सो ये पीपीटी जो है मेरे उस पे यानी कि ऐप पे अपलोड हो जाएगी, फ्री में है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, प्रोफेसर ऑफ साइंस, और प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।